हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। साथियों, मैं मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ध्यान देना साथियों, ये टेस्ट सीरीज जो होती है हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। मतलब कि जो हमारी 6 यूनिट है, 6 यूनिट से प्रश्न है इसमें और कुल 30 प्रश्न है। तो साथियों 30 में से ध्यान देना, इसमें 10 प्रश्न तो यूनिक प्रश्न है। साथियों 10 प्रश्न जो है बिल्कुल नए प्रश्न है, इतने लेटेस्ट प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे अभी तक। और साथियों टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और साथियों विशेष ध्यान दें, ये 10 प्रश्न जो है ना, यही नए प्रश्न हैं। बाकी 20 प्रश्न भी बहुत अच्छे लेवल के हैं, लेकिन ये 20 प्रश्न पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और या संभावित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हैं। लेकिन 10 प्रश्न तो बिल्कुल नए प्रश्न हैं साथियों, ऐसे प्रश्न आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो साथियों यदि आपका मन करता है इन 30 ही प्रश्नों को सोल्व कर लेने के बाद, यदि आपका मन करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो आप कर लेना, और आपको मन करता है कि वीडियो को लाइक कर दें तो कर देना। साथियों आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। ये 30 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों यदि आपका मन करता है कि नहीं, इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है और वास्तव में मैं आपके साथ मैं मेहनत के साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ईमानदार से। क्यों? क्योंकि देखो, कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे का भला करोगे तो निश्चित तौर पर आपका भला होगा। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो भी रीट की बहुत अच्छे मन से तैयारी कर रहा है उसका इस साल क्या करें, वो नौकरी लग जाए। तो साथियों चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है साथियों आपके सामने पेश हो चुका है। देखो पहला प्रश्न क्या है आज का पहला प्रश्न जो है, ये साथियों आज का पहला प्रश्न आ चुका है। देखो पहला प्रश्न क्या है, कक्षा प्रथम का मतलब होता है कक्षा 1 का विद्यार्थी जो अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है। कक्षा 1 का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। ये उदाहरण है। साथियों एक पहली क्लास का बच्चा है और उसने एक शिक्षक ने मार दिया, उसे एक टीचर ने क्या किया, मार दिया, और वो उसके बाद में सब टीचरों से डरने लग जाता है। तो ये उदाहरण किसका है? तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, अनुबंधित सिद्धांत का। क्यों? क्योंकि देखो एक टीचर ने तो उसको मारा, एक टीचर ने तो क्या किया, उसको मार दिया, तो वो सभी टीचर से डरने लग गया। क्यों? क्योंकि देखो एक तो पहली बात तो वो कि नया नया स्कूल में गया और पहले उसको क्या कर दिया गया, टीचर ने उसको मार दिया। तो उसकी सोच क्या बन गई, उसकी सोच ये बन गई कि अब मेरे को सब टीचर क्या करेंगे, मारेंगे। इसलिए वो क्या कर रहा, सभी टीचरों से क्या कर रहा है, सभी शिक्षक से डर रहा है। इसका मतलब ध्यान रखना, उसके दिमाग में कौन सी पिक्चर बन गई, अनुबंधन की। क्या? क्योंकि वो जो पहले टीचर ने उसको मारा तो उसके साथ में वो तुलना करने लग गया है कि इसने मेरे को मारा तो दूसरा टीचर भी मेरे को मारेगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों ध्यान देना, इसके आंसर जो है ना मैंने यहाँ पे लिख रखे, देखो ये जो है ना इसके आंसर है, यहाँ पे ये लिख रखा ना मैंने, ये तीन क्या है, इसके आंसर है। इसके ये तीन जो है ना, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 1 2 3 जो पेज नंबर नहीं है, ये क्या है, ये आंसर है। तो आप इसको ध्यान रखोगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न, शारीरिक निर्योग्यता। निर्योग्यता का मतलब होता है साथियों, योग्यता उसमें नहीं है, यानी मतलब वो क्या है, उसमें शक्ति नहीं है या योग्यता नहीं है, या निर्योग्यता का सीधा मीनिंग है कि वो योग्य नहीं है। तो साथियों ध्यान देना क्या कहना चाहते हैं। देखो इस शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक है। साथियों समझना इस प्रश्न को क्या कहना चाहता है कि शारीरिक निर्योग्यता है उसमें, और वो क्या चाहता है, देखो रक्षा तंत्र चाहता है, रक्षा तंत्र की युक्ति चाहता है, और वो भी संतोषजनक, मतलब उसको संतुष्ट करने वाली है। तो साथियों क्या कर सकता है, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका देखो ये है तादात्मीकरण। तादात्मीकरण का मतलब होता है आत्मीकरण, और आत्मीकरण का मतलब ये होता है कि साथियों जब कोई व्यक्ति जो है ना कोई कार्य करता है और उस कार्य में उसको बार बार असफलताएं मिलती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान मान लेता है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको कि कोई बालक 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है, 10वीं कक्षा में वो फेल हो गया, और वो उस बार बार फेल हो जाता है, 3 4 बार पढ़ाने के बावजूद भी फेल हो जाता है ना, तो वो अपने आप को क्या सचिन तेंदुलकर से तुलना करता है कि जी सचिन तेंदुलकर भी 10वीं क्लास में फेल हुआ था और इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, तो मैं भी क्या उसके जैसा हूँ। तो इसे बोलते हैं साथियों क्या, आत्मीकरण या तादात्मीकरण। विवेकीकरण का मतलब होता है साथियों क्या सही है और क्या गलत है, सोच समझ कर काम करना, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान देना, अतिकल्पना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अतिकल्पना। अतिकल्पना क्यों? क्योंकि देखो वो शारीरिक निर्योग्यता है, मतलब शारीरिक रूप से वो कार्य नहीं कर सकता है, और वो क्या चाहता है, सुरक्षा तंत्र चाहता है। बताओ युक्ति सुरक्षा तंत्र, तो बताओ क्या वो कल्पना कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताओ। तो बिल्कुल कल्पना कर सकता है, इसलिए इसका अति कल्पना आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। देखो इसका ये आंसर यहाँ पे मिल गया। देखो इसका आंसर, पहला आंसर जो था ना इसका, ये यहाँ पे मिल गया। तो साथ में यहाँ पे 1 2 3 जो लिख रखा है ना, क्या है, इसके उत्तर है।
तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न ये कहना चाहता है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता का मतलब ये होता है साथियों कि बालक नए नए कार्य मतलब नए नए कार्य करने की बुद्धि उसमें होती है या सृजनशील बालक है। तो साथियों व्याख्या विधि आएगी, क्या आएगी इसमें, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ब्रेन स्टोर्मिंग, यानी विचार वेश। साथियों इसका मतलब ये होता है कि सृजनशीलता का सीधा मीनिंग होता है हमारे दिमाग को पूरी तरह से खोल देना, और दिमाग को पूरी तरह से खोलना ही क्या है हमारा, ब्रेन स्टोर्मिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने पेश है, ये आ चुका है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमें बच्चों को क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं साथियों। देखो ये भी आपको कंफ्यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना रीड के हिसाब से। रीड के हिसाब से क्या है ये, रीड और स्टेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये क्या बोल रहा है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है। मतलब जो सुन नहीं सकता बालक, उसको आप कैसे पढ़ाओगे। तो इसमें से देखो ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए क्या है इसका करेक्ट उत्तर। बिल्कुल किशोर सिंह जी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मनोज जी बिल्कुल आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। खेमाराम जी बिल्कुल आपका भी करेक्ट है। सीमा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन आप तो बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं, बहुत जनों के आंसर से आ रहे हैं। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में कैसे, देखो जो सुन नहीं सकता तो क्या वो देख तो सकता है, तो उसको आप संकेत बताओगे। संकेत कैसे, जैसे कि आपको उसको क्या करोगे कि एक अंगुली खड़ी कर दोगे तो एक समझेगा, या फिर इशारा करोगे कि इधर जाना है तो इधर चला जाएगा, मतलब संकेत दोगे आप। और ध्यान देना साथियों, ये ब्रेल लिपि जो है ना, ये अंधों के लिए प्रयोग की जाती है। जो व्यक्ति आँख से देख नहीं सकता उसके लिए क्या होती है, ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि कैसी होती है साथियों, इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिससे वो हाथ ऐसे ऐसे घुमा के क्या करता है, वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न, ये रीड में आया हुआ प्रश्न है साथियों, ये रीड में आया हुआ प्रश्न। देखो क्या कहना चाहता है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। साथियों ध्यान देना, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, हाँ और नहीं को नहीं पढ़ते हैं और अपना उत्तर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको विशेषतः किसका ध्यान रखना है, ये नहीं की पूछ रहे हैं। देखो विचारों में सृजनशीलता, अगर उनके विचारों में सृजनशीलता है तो तभी तो वो प्रतिभाशाली है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, अनूठापन का मतलब होता है कि उनकी अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली होती है। दूसरों के साथ लड़ना, कौतूहल। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो दूसरों के साथ लड़ेगा ना, ये प्रतिभाशाली होने का लक्षण नहीं है साथियों, या लक्षण नहीं है, संकेत नहीं है। क्योंकि वो दूसरों के साथ लड़ने में अगर समय बिताएगा तो प्रतिभाशाली कैसे होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर किसको जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न देखो क्या है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न तो आप क्या करोगे, कांट बांध ही लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इंपॉर्टेंट, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, तो सेव करके रखना। जब रीट का पेपर देने जाओगे ना, तब रीट 2021 में ये प्रश्न आपको मिल सकता है साथियों। मैंने बहुत दिमाग लगा के ये प्रश्न बनाया, रीट 2021 में आपको ये प्रश्न मिल सकता है। देखो क्या है प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है किसका है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो ऐसे मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं ना, जो लगभग आपको सभी सही लग रहे होंगे, तो आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 को जाएगा। जेम्स ड्रेवर जो है ना, जेम्स ड्रेवर ने ये बात कही थी कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी जेम्स ड्रेवर ने कही थी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। आपके सामने अगला प्रश्न पेश है साथियों, ये अगला प्रश्न आ चुका है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे साथियों, आप ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस पर जाके क्लिक करना, टेलीग्राम ऐप खुल जाएगा, और टेलीग्राम ऐप में आपको ये PDF मिल जाएगी पूरी। तो आप टेंशन लेने मत, स्क्रीनशॉट लेने की झंझट खत्म है। क्या करोगे आप, हमारे टेलीग्राम है धाकड़ साइंस क्लासेज, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करते हैं आपको ये PDF मिल जाएगा साथियों। और तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। देखो फिर ये नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं पे विशेष फोकस करेंगे। देखो खोजपूर्ण प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक है। फिर ये अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता और सीमित रुचियाँ। तो इसका जल्दी से
आंसर बता दीजिए मुझे। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा अच्छी अंतर्दृष्टि। देखो अच्छी अंतर्दृष्टि सृजनशील बालक में वही जरूरी नहीं है, उसमें खोज प्रवृत्ति होगी होगी, क्रियाशीलता उसमें होगी होगी, और रुचियाँ उसकी सीमित होगी। ध्यान रखना, रुचियाँ उसमें क्या होती हैं, सीमित। तो इसका करेक्ट आंसर अच्छी अंतर्दृष्टि। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न ना आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न अक्सर रीट रिसीटेड एमपीटेड यूपीटेड में आते रहते हैं। देखो, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास से संबंधित है। साथियों क्या है इसका तो करेक्ट आंसर, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए साथियों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान ना, आपको सबको सही लग रहा होगा सारे ऑप्शन, लेकिन इसका एक आंसर सही है जो आप मेरे को बताओगे। बिल्कुल बहुत सारों के आंसर सही आ रहे हैं। शिवलाल जी के आंसर सही है, बलराम जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राहुल जी आपका आंसर सही है। तो ध्यान देना, इसमें ऑप्शन नंबर जाएगा दूसरा। क्या जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ना साथियों, डिसलेक्सिया क्या करता है, देखो आप जैसे कि डिसलेक्सिया आपने बोला बी, इसको तो क्या पड़ेगा, वो डी पड़ेगा, और आपने लिख दिया डी तो उसको बी पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, आप जो भी लिखोगे ना वो उसको गलत गलत पड़ेगा। जैसे कि आप यू लिख रहे हो, इसको तो वो यू बोल देगा, लेकिन वो चीज़ों को क्या, जैसे डब्ल्यू लिख दिया आपने तो वो एम बोल देगा, इसको वो चीज़ों को गलत पढ़ लेता है, उसको कहते हैं हम डिसलेक्सिया। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे प्रश्न बहुत सी बार पूछे गए हैं, पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसका कथन है। ये प्रश्न आप देख लेना, बहुत सी बार सीटेट में आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ प्रश्न है, ये रीट में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट का इसका आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला जाएगा इसका आंसर, गेट्स। ये गेट्स की अधिगम की परिभाषा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं अक्सर। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, मतलब बालक जो है ना वो कब सीखना शुरू करता है, ये आपसे पूछना, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, अपने जन्म से ही जब बोलना शुरू करता है, वह जब अपने घर से बाहर निकलता है। तो इसका कर दो, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं इसके, बिल्कुल कमेंट में अलग अलग आंसर आ रहे हैं इनके साथियों। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई बालक सीखना कब शुरू करता है, जब वो अपने जन्म से ही क्या करना लगता है, बालक सीखने लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहते हैं, देखो समता के विकास का दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समता के विकास का दूसरा नाम क्या है साथियों। किसी को लग रहा होगा कि पहला हो सकता है, किसी को लग रहा है दूसरा हो सकता है, किसी को लग रहा है तीसरा, किसी को चौथा लग रहा होगा, लेकिन साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि समता जो है ना, समता, समता के विकास का दूसरा नाम जो है ना, दूसरा नाम है वो क्या, दूसरा नाम है वो कौशल विकास। कौशल विकास का ही दूसरा नाम क्या है साथियों, समता के विकास। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये तीसरा जो करेक्ट जाता है। ये साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप तो सब, मेरे को लग रहा है सब उत्तर दे दोगे इसका। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान ने आकर शिक्षा में क्या परिवर्तन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें मुझे। बिल्कुल बहुत सारे आंसर से आ गए। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। क्या बना दिया है, बाल केंद्रित। ध्यान रखना, मनोविज्ञान को शिक्षा में जुड़ने के बाद ही बालक के हित में बात की जाने लगी है कि बालक का उद्धार कैसे किया जाए, बालक के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए, बालक को अधिगम कैसे करवाया जाए। तो ये क्या हो गई, बाल केंद्रित। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। ये प्रश्न भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे पेश कर देता हूँ ताकि आपको क्या करे, देखने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो ध्यान देना, क्या कहना चाहता है, देखो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो साथियों। अल्पवयस्क का मतलब होता है कि बालक जो है ना अभी किशोरावस्था में है। किशोरावस्था का मतलब ये हुआ कि साथियों क्या हुआ कि ये बालक जो है ना 15-16 वर्ष की अवस्था में है। अल्पवयस्क बच्चों के लिए क्या अभिभावक क्या ये रहनी चाहिए साथियों। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 को, अग्र सक्रिय। अग्र सक्रिय का मतलब ये होता है कि आगे से क्या करे, वो पहले से सक्रिय रहे, आगे से क्या करे कि उनको अभिभावकों को सक्रिय रहना चाहिए, आगे से सक्रिय। तो आगे से सक्रिय कैसे रहे साथियों, वो आगे से सक्रिय ऐसे रहे कि
वो बालक को उसको अधिगम करवाना है कि बालक को क्या ज़रूरत है उसकी पहले ही अभिभावक अंदाज़ा लगा के उसको बता दे। इसको बोलते हैं आगे से सक्रिय। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके रीड में आ सकता है। देखो ये अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साथियों। तो देखो क्या कहना चाहता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। साथियों गांठ बांध लेना इस प्रश्न की, ये प्रश्न रीट में आ सकता है, 100% संभावना है। तो देखो क्या कहना चाहता है ये कि संज्ञानात्मक विकास के अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है उससे। तो अधिकांश बच्चों का सोच रहे होंगे कि खेल के मैदान में अधिकांश का सही उत्तर आ रहा होगा। तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए क्या यही इसका सही आंसर है। नहीं, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। देखो ये विकास को कहाँ होगा ये नहीं पूछ रहा है, ये परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, मतलब कि आप कहाँ पे डेफिनेशन अच्छी तरीके से दे सकते हो, इसके बारे में बात कर रहा है। तो कहाँ पे हो सकती है ये डेफिनेशन, हो सकती है विद्यालय एवं कक्षा में। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यहाँ पे ध्यान देना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखो क्या बोलना चाहता है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, मतलब कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या करेगा साथियों, श्याम पट का प्रयोग करेगा, चर्चा करेगा, कहानी सुनाएगा, क्या करेगा, वो प्रश्न पूछेगा। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे सही उत्तर बता दीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न पूछेगा। श्याम पट का ऑलरेडी उसको उपयोग करना ही होगा, चर्चा करनी होगी, कहानी कभी कभी सुना सकता है, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न जब पूछेगा ना, प्रश्न वो पूछेगा तब बालकों को क्या होगा, बालक रुचि लेंगे उसमें। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ के अध्ययन करवाने में ही बालक बहुत बड़ी रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है, पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन है किसका साथियों, पारिवारिक साधन जो है ना किसका, देखो तो ध्यान देना, परिवार साधन आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, अनौपचारिक शिक्षा का। क्यों, क्योंकि साथियों परिवार हमें किसी न किसी रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से सिखाता रहता है। हम परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमें विद्यालय में नहीं सीखने को नहीं मिलती हैं साथियों, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये अनौपचारिक शिक्षा का। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट ही है। देखो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है वो आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आपको किसी किसी को तो लग रहा होगा कि सर आपने ये प्रश्न रिपीट कर दिया। तो साथियों मैं प्रश्न रिपीट इसलिए करता हूँ कि पहली टेस्ट सीरीज है, मतलब पुरानी जो टेस्ट सीरीज है ना, उसको आपने कितने मन से देखा, कितने ध्यान से देखा, इसलिए मैंने ये प्रश्न रिपीट किया। इसका तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा, गुड, बहुत सारे के आंसर आ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं सबके। मेरे को लग रहा है कि रीट में सबका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, बिल्कुल बिल्कुल सही साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये तो आपने सबने उत्तर दे दिया। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साथियों, ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखो क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब ध्यान देना साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। एक शिक्षक जो है ना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों, तो आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये ध्यान देना, विद्यार्थियों को जो कठिनाई आती है तभी तो वो शिक्षक के पास जाता है। तो क्या शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि वो विद्यार्थियों की कठिनाई को क्या कर दे, दूर कर दे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा, सही जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को किस दिशा में ले जाएंगे, मतलब अति सक्रिय का मतलब हुआ है कि आप जैसे गणित का सवाल करवा रहे हो तो आपने आपके जैसे उत्तर आए उस समय उससे पहले उसके उत्तर आ चुके हैं। आप जो काम कर रहे हो उससे पहले वो क्या कर रहा वही तो, उससे तो हम अति सक्रिय बालक बोलेंगे। तो क्या कर रहा आप पसंद करोगे आप, देखो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा इसको। तो इसका सही आंसर जो होगा ना साथियों, ध्यान देना, देखो ये शब्द आप कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पहले से वो अति सक्रिय हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल नेगेटिव मोड, क्यों नहीं दोगे आप ध्यान, उसका ध्यान देना पड़ेगा आपको, चाहे वो कितने सक्रिय क्यों ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 34 को जाएगा। क्या जाएगा, देखो उससे श्यामपट आदि साफ करने का काम देकर। क्यों, क्योंकि आप उसका ध्यान थोड़ी दूसरी जगह भेज दोगे ना तो वो क्या करेगा, अति सक्रिय को वो दूसरे कामों में लगा देगा। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न पे आपके सामने आ चुका है, 20वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको इसको। देखो ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये क्या कहना चाहता है, देखो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब कि वो प्राथमिक स्तर का मतलब होगा कि पहली से
पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है और उस शिक्षक में अच्छा क्या होना चाहिए, तो इसका देखो सही आंसर क्या होगा आप मेरे को बताइए। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, सब कुछ हो लेकिन उसमें ध्यान रखना धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। जो पहली से पाँचवीं तक का जो शिक्षक होता है ना, उसमें धैर्य और इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों पहली से पाँच तक के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा उनको अनुशासन में रखना, उनकी जो भी कठिनाई है उसको दूर करना, उनकी समस्या का समाधान करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए धैर्य और दृढ़ता ये बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये क्या कहना चाहता है? देखो ये प्रश्न है आपके सामने, क्या कहना चाहता है ये? तो यही कहना चाहता है हमसे, देखो ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। आपके अनुसार कक्षा में सभी बालकों को एक जैसा ही गृह कार्य देना ही ठीक है। मतलब कि कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 ही बच्चों को एक जैसा गृह कार्य देना ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी नहीं, क्योंकि बालक की अभिरुचियाँ अलग अलग हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखो बालक की जो ये रुचियाँ मतलब ये होती है, क्षमता होती है ना कार्य करने की, वो सब बालक की अलग अलग होती हैं। सब बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसलिए क्या होना चाहिए, उनको समान गृह कार्य, एक जैसा गृह कार्य देना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। उनको उनकी रुचि के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न तो इतना इम्पोर्टेंट है ना साथियों कि आप देख लेना पेपर उठा के सीटेट का, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु है। मतलब कि एक बालक को आप सामाजिकरण की दिशा में भेजना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी आयु सर्वोत्तम है? किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। तो बताइए आप जल्दी से मुझे। साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 को जाएगा। मतलब 5 वर्ष की आयु जो होती है ना, 5 वर्ष की आयु में सर्वोत्तम आयु होती है कि बालक को सामाजिकरण के लिए। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, ध्यान रखना साथियों, हो जाता है तो इससे कहते हैं। मतलब कि हमने एक भाग को क्या दिया प्रशिक्षण और दूसरे भाग में उसका ये हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्यों? क्योंकि देखो आप एक भाग को ज्ञान दे रहे हो और दूसरे भाग में वो काम आ रहा, तो बताओ दो भाग में काम में आ रहा नहीं आ रहा? और आ रहा। और एक साइड से क्या, देखो एक साइड से ज्ञान दूसरी साइड में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? द्विपार्श्विक अंतरण। अंतरण का मतलब होता है स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ध्यान से देखना है इस प्रश्न को साथियों। साइकिल चलाने के साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। ये है साथियों, ध्यान देना क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये जो है ना साथियों, ये है हमारा धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि आपने छोटा कार्य कर लिया, अब आप बड़े कार्य की ओर जा रहे हो। ऋणात्मक का मतलब होता है साथियों, आपने बड़ा कार्य तो सीख लिया, उससे छोटे कार्य की ओर जा रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आपने ट्रक चलाने के बाद आप क्या करना चाहते हो? ट्रक चलाने के बाद आप टेम्पू चला रहे हो, तो ट्रक चलाने के बाद आप टेम्पू चला रहे हो तो ऋणात्मक अधिगम है। शून्य अधिगम का मतलब होता है कि आपने क्या कर लिया साथियों, शून्य अधिगम का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि आप देखो शून्य अधिगम का मतलब ये होता है कि आपने रहीम का दोहा याद कर लिया और अब आप किसका, कबीरदास जी का दोहा याद कर रहे हो, तो शून्य हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। ध्यान देना, धनात्मक स्थानांतरण कब होता है? जब आप छोटे कार्य से बड़े कार्य की ओर जा रहे हो। छोटे कार्य से बड़े कार्य की ओर जा रहे हो तो क्या होगा? धनात्मक। छोटे कार्य से बड़े कार्य की ओर जा रहे हो तो क्या होगा? धनात्मक। और बड़े कार्य से छोटी कार्य की ओर आ रहे हो तो क्या होगा? ऋणात्मक। और एक कार्य का दूसरे कार्य से कोई लेना देना नहीं है तो क्या है उसमें शून्य हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बालक कम गति से सीख रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए साथियों? तो ध्यान देना, देखो इसमें पहला ऑप्शन है टोली शिक्षण दे रहेगा, अतिरिक्त ध्यान शिक्षण, प्रोत्साहन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे जल्दी से आप बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपको सब करना चाहिए। जो कम गति से बालक सीख रहा है उसको टोली में भी बिठाना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षण भी करवाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उसको समय समय पर प्रोत्साहन भी करना चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पेश हो गया। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? मतलब देखो साथियों, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो प्रलोभन, आंशिक क्रिया, तत्परता, अभ्यास।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रलोभन। मतलब आप शिक्षक हो तो किसी बालक को लोभ नहीं दोगे कि आप ये कर लो, ये कर लो, लोभ नहीं दोगे आप। तो इस क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये नहीं कर सकते हो आप। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ध्यान देना। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे साथियों? तो अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रीट में तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा 100% गारंटी है, 100% गारंटी है मिलेगा रीट में। क्या है? देखो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है? कौन सी अवस्था? जल्दी से मुझे बताइए कौन सी अवस्था। तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना, ये आंसर होगा क्या? पूर्व प्रौढ़ता। पूर्व प्रौढ़ता का मतलब होता है साथियों, ध्यान देना, जब लड़की 15 से 17 वर्ष की जो होती है ना, तब उसमें मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म होता है साथियों। क्यों? क्योंकि लड़की जो है ना इस अवस्था में मतलब वो अपने इतना तनाव में रहती हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। तो इस अवस्था में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म होता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न भी इसी का भाई है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न रीड में बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का आप उत्तर मेरे को बताओगे। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है, क्या कहलाता है? विलोपन। सीधी सी बात है, ये तो थॉर्नडाइक ने हमें बहुत बार बताया है। क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा कि अनुक्रिया मतलब वो बंद कर देगा, विलोप कर देगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, मतलब कार्य करते हुए बोर होने लगता है, तो इस बात का संकेत है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे जल्दी से आप बता दीजिए कि एक बालक जो है ना, आप उसको कार्य करवा रहे हो तो वो बोर होने लग गया उस कार्य में, मतलब आलस आने लग गए उस कार्य में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संभवतः कार्य बार बार मतलब क्या है? देखो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार दोहरा, मतलब एक ही कार्य को आप बार बार दोहरा रहे हो तो क्या हो गया? आप बोर होने लग जाओगे इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कई गाने, आप एक गाने को आप बार बार सुनते रहते हो पूरे दिन पर, तो वो गाने से आपको एलर्जी हो जाती है साथियों। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे भी लागू हो रहा है। तो आज का लास्ट और अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न है साथियों। तो क्या है? देखो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतें अगर किसी की पड़ गई तो उसको कैसे सुधारोगे आप? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं अगला वो ऑप्शन पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी बता दूं आपको। देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन पे आपके सामने आ चुका है, थोड़ा और छोटा कर दूं ताकि आप सभी ऑप्शन को देख सकते हो। तो क्या आ जाएगा साथियों इसमें करेक्ट आंसर? तो ध्यान रखना, बुरी आदतों को अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। अनुबंधन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में उसको बांध दो। जैसे कि कोई बालक क्या करता है, कोई बालक की बुरी आदत है, जैसे कि वो क्या करता है, नशा करता है। तो आप क्या करो, उसकी रोज़ उसको किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में बांध दो जिसमें उसको नशा करने की सोचे ही नहीं हो। तो उसको अनुबंधन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? बुरी आदत को सुधारा जा सकता है। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? यदि आपको आज की टेस्ट सीरीज वास्तव में आपका मन कर रहा है कि आपको अच्छी लगी, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, यदि आपका मन कर रहा है कि नहीं आपको अच्छी लगी, तो आप क्या करोगे? कम से कम देखो अपने 100 मित्रों के पास तो शेयर करोगे साथियों। साथियों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप भला करोगे तो आपका भला होगा। मैं आप पूरे दिन भर, ध्यान रखना साथियों, पूरे दिन भर की मेहनत से ये 30% कर पाता हूँ साथियों, ध्यान रखना। मैं बहुत ही टॉपिकों को पहले बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ, और मैं ये विशेष ध्यान रख रहा हूँ कि 2 बार रीट और 2 बार आरटेट जो हुए हैं ना, कौन कौन से टॉपिक टच हुए हैं, इन टॉपिकों को मैं ध्यान में रखते पूरे दिन भर लगभग एक पर्सन को 20 से 25 मिनट में मैं काम करके यहाँ पे पेश करता हूँ साथियों। तो मेरे को पूरी आशा है और उम्मीद है कि मैं इतनी मेहनत से आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 100 दोस्तों के साथ तो आप शेयर करोगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 3 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि भगवान मेरे सभी साथियों को क्या करो, आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगा दो। ये बेरोजगारी का जो इन पर धब्बा लगा हुआ है, इस धब्बे को तुरंत प्रभाव से दूर कर दो। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत माता दोस्तों, वंदे मातरम।